सोचा तो नहीं था कि कभी ये बात कहूंगा, पर भाई इतनी इंटरेस्टिंग ओडीआई सीरीज के बाद आखिर ये बोरिंग टी20 मैचेस कौन लेकर आ गया। भाई वापस ले आओ हमारी ओडीआई सीरीज, हमें वही प्यारी है। Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? नहीं भाई, बात सिर्फ रोको की नहीं है। रोको को देखना तो अलग तरफ, पर ये टी20 सीरीज हमसे देखी भी ना जाएगी अगर इस तरीके के मैचेस होंगे। भाई फर्स्ट इनिंग देखकर ही ये बात समझ में आ गई थी कि सेकंड इनिंग देखने का कोई मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए एक पारी तो बहुत कम है, कम से कम 1.5 पारी इसे चेस करने में तो लगना ही था। बाबा 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही है। बताओ यार, ये शुभमन भाई टीम से बाहर क्या हुए? हमारी टीम अब 200 प्लस एमी मजे में बना रही है। इंडियाज स्कोर इन लास्ट 2 T20 is 231 for 5, 238 for 8. Before these 2 matches, we had not scored a 200 for 15 T20 is. न्यूजीलैंड ने शायद यही सोचा कि जिस तरीके से हमें ओडीआई में उन्होंने लर्निंग दी थी, उसी तरीके से टी20 में भी हमें लपेट देंगे। पर शायद उन्हें ये नहीं पता है कि ओडीआईज और टेस्ट में भले हमारे जीजी साहब ने हमारे ही जी में दे रखी हो, पर भाई टी20 की बात अलग है। ऐसे ही देख लो यार, जिस टीम का 16th ओवर में 185 पर 6 विकेट डाउन हो और स्टिल वो टीम अगले 4 ओवर में 53 रन ऐड ऑन करे और टोटल पे पहुंच जाए 238 के, आप समझ सकते हो कि उस टीम की बैटिंग डेप्थ, उस टीम की फायर पावर क्या है। और इंडिया ने इस मैच में अपनी बैटिंग को ही फ्लेक्स किया, दिखाया न्यूजीलैंड साइड को कि सिर्फ अपनी बैटिंग के बल पर हम आपको हरा सकते हैं, गेंदबाजी की तो शायद आप बात करिए ही नहीं। और सबसे क्रेजी बात तो यह है कि भारतीय टीम के टी20 टेम्पलेट को देखकर मे भी आपको लगे कि हम हैदराबाद इंस्पायर टीम है, 200 प्लस बनाएंगे और उसके बाद हमारे गेंदबाज तो डिफेंड कर ही लेंगे। पर एक्चुअली में यही तो सबसे क्रेजियर फैक्ट है कि हम 200 प्लस बनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारा आधा काम है। हमारी बल्लेबाजी तो हमारी ताकत है, पर हमारी गेंदबाजी शायद उससे भी बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है। वो 240 बनाते हैं और ये 140 भी बनने नहीं देते। और ये दिखाता है टीम इंडिया की टी20 टीम की काबिलियत, इवन विद सूर्या एज कैप्टन एंड जीजी साहब एज हेड कोच। नहीं यार, इस मैच में तो सूर्या भाई ने रन बनाया भी है, पर 50 कहाँ है। खैर, सूर्या की 50 भले ना आई हो, पर टीम इंडिया की विक्ट्री जरूर आ गई। और इस विक्ट्री ने शायद एक मैसेज दिया है सभी टीमों को जो टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया आ रही हैं कि भाई साहब, अगर हमसे टक्कर लेने आना तो प्रिपेयर होकर आना, वरना बांग्लादेश वाला आरआर मचाना और लौट जाना। खैर, कैसे अभिषेक ने फाड़ दिया न्यूजीलैंड टीम का बिल और कैसे कर दिया 10 ओवर के अंदर ही ये पूरा मैच किल, क्या हुआ इस पूरे मुकाबले में, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। टॉस जीता न्यूजीलैंड ने और अपने गेंदबाजों के लिए तबाही का मंजर देखने का फैसला किया। अब वैसे तो मुझे इंडिया के टॉस हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट जब तक आप मैच जीत रहे हो, मुझे वर्ल्ड कप में भी आप टॉस हार जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मेरी फटी पड़ी है उस एक नॉकआउट मैच की वजह से। वो जो वर्ल्ड कप में एक नॉकआउट गेम होता है ना, जिसमें टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा हार ही जाते हैं, वहां संभाल लेना सूर्या भाई। सूर्या भाई, पूरे मैच में जो आप सबसे बेहतर कंट्रीब्यूशन करते हो उसमें परफेक्शन चाहिए। रन बनाओ या ना बनाओ, पर ये टॉस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। बिकॉज ऑन अ सीरियस नोट मैं ये सोच रहा था कि जितनी स्ट्रांग हमारी टीम है, आखिर क्या तरीका हो सकता है किसी टीम का हमको हराने का। मुझे किसी भी टीम के लिए एक ही चीट कोड समझ में आया कि पहले तो टीम इंडिया को पहले बैटिंग कराओ और कोशिश करो कि उनके बल्लेबाजों को आप रिस्ट्रिक्ट करो, अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट करो, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह, दो हमारे की बॉलर्स को अगर आपने टारगेट कर लिया, तभी शायद टी20 जैसे कठिन फॉर्मेट में भी किसी टीम के पास एक मौका क्रिएट हो सकता है कि वो हमारी टीम को बीट डाउन दे। वरना तो जिस तरीके की ये टी20 साइड है, आप भूल जाओ भाई कि ये टीम हार सकती है। स्पेशली जिस तरीके की प्लेइंग 11 इस मैच में उतारी गई थी। भाई इस मैच की प्लेइंग 11 से मैं इतना खुश था क्योंकि फाइनली जाकर हमारे मैनेजमेंट को थोड़े से सेंसेस आए और उन्होंने अपना ओवर एक्सपेरिमेंट खत्म किया। शुभमन गिल अब टीम में नहीं है तो संजू सैमसन अभिषेक शर्मा की जोड़ी ओपन करती है, और क्योंकि संजू एज विकेट कीपर ऑप्शन आप देते हैं तो आपको मिडिल ऑर्डर में जबरदस्ती जितेश शर्मा को खिलाने की जरूरत नहीं है। आपने उन्हें स्क्वाड में भी नहीं रखा, और जिसकी वजह से अब आए हैं रिंकू सिंह। एंड रिंकू सिंह ने कुछ ऐसा गलत नहीं किया था कि आप उन्हें कभी भी ड्रॉप करते। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट ने अपनी पुरानी गलतियां सुधारी हैं और उसका रिजल्ट हमने पिछले 2 मैचेस में देखा है, और इस मैच में और बखूबी देखने को मिला। अब इस टीम में बस ईशान किशन की जगह तिलक वर्मा को ऐड कर दो, और जो प्लेइंग 11 इस मैच में खेली थी ना, यही आपकी टी20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। खैर, पारी की शुरुआत होती है और हमारे 2 धाकड़ ओपनर मैदान पर आते हैं और दोनों अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं, फिर चाहे अभिषेक रहे हों या फिर संजू। चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। संजू सैमसन इन लास्ट 12 टी20 इनिंग 232 रन, 19 की एवरेज और 127 का स्ट्राइक रेट। अब वैसे इसमें एक हिडन फैक्ट है जो शायद आपको आंकड़े नहीं बताते कि ये जो लास्ट 12 टी20 पारी है, इसमें मोस्ट ऑफ द पारीज में वो अपनी यूजुअल पोजीशन ओपनर के तौर पर खेल ही नहीं रहते, बल्कि उन्हें मिडिल ऑर्डर में स्लॉट इन करके मैनेजमेंट क्या कर रहा था ये हमें बहुत अच्छे से पता है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि इन आंकड़ों से मैं इन्हें जज नहीं करूंगा। एज एन ओपनर ये अपनी यूजुअल पोजीशन पर आ चुके हैं और यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस जज होनी चाहिए। अब एक पारी में भले रन नहीं आए हैं, लेकिन आगे चलते हुए सीरीज में हम इनसे बड़ी पारियों की उम्मीद लगाएंगे। सैमसन की सफलता को देखते हुए ईशान भाई ने भी उन्हें फॉलो किया, 2 चौके लगाए और उसके बाद जैकब डफी को अपनी विकेट सौंपते हुए चले गए। अब एक स्टेज पर टीम इंडिया 27 for 2 हो गई थी और उस वक्त पार्टनरशिप की नीड थी, और फिर शर्मा और यादव जी ने मिलकर जो भारत के लिए बेहतरीन पारी सेटअप की है ना, स्पेशली अभिषेक शर्मा ने ये जो पारी खेली है, लिटरली बता रहा हूं कि 8 से 10 ओवर के बीच ये मैच पूरी तरीके से मेरे लिए तो खत्म हो चुका था और न्यूजीलैंड इस मैच से बहुत बाहर था, और वही हमें एग्जैक्टली देखने को मिला है। भाई ये टी20 में रन कैसे बनाते हैं, छोड़ना लो तुझे तो गूज़बम्स आते हैं।
भाई इसके बूस्ट बम्स का तो पता नहीं, पर मेरे बूस्ट बम्स जरूर आ गए आपकी पारी देखकर। और मैं सच कहूं तो जितनी बार मैं अभिषेक शर्मा को देखता हूं मुझे ये लगता है कि कोई बंदा इतना रिस्क टेकिंग खिलाड़ी होकर भी इतने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस कैसे कर सकता है। पर अभिषेक शर्मा इज लिटरली बिल्ट डिफरेंट। हो सकता है कि वो सिर्फ T20 फॉर्मेट खेलते हैं इसलिए उनका सक्सेस रेशियो T20s में इतना ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑल फॉर्मेट प्लेयर। पर भाई इस फॉर्मेट में, इस फॉर्म में, इस टेम्पलेट में इस बंदे का कोई जोड़ है ही नहीं। अभिषेक के बारे में एक क्रेजी फैक्ट सुनाता हूं। अभिषेक शर्मा क्रॉस 20 रन्स इन एन इनिंग्स ओनली वंस इन हिज फर्स्ट 10 games. Then the matrix rebooted. In 24 innings since, he has been dismissed for a single digit score only once. 19 times he has breezed past 20, 14 times past 30, 8 times past 50, all at a strike rate that looks like a typo, 197. मतलब शुरू की 10 पारी में आपके 20 रन भी नहीं आ रहे थे और उसके बाद की पारियों में आपने भाई साहब तबाही मचा दी। 1000 रन कंप्लीट कर लिए, वो भी स्ट्राइक रेट ऑफ 197 से। दिस इज जेन्युइनली सम अनरियल काइंड ऑफ बैटिंग डिस्प्ले जो अभिषेक शर्मा कंसिस्टेंटली करके दिखाता है। बेस्ट पार्ट क्या है, चाहे ऑफ साइड मारना है, चाहे लेग साइड मारना है, हर तरफ मारते हैं, हर तरीके के गेंदबाजों को मारते हैं, चाहे पेसर हो चाहे स्पिनर हो, किसी तरीके का भेदभाव या किसी तरीके की कोई खास वीकनेस इस खिलाड़ी में शायद ज्यादा नजर आती नहीं है। लेग साइड को डोमिनेट करना है तो खड़े खड़े हिटिंग एबिलिटी दिखाएंगे, ऑफ साइड को डोमिनेट करना है तो थोड़ा सा गैप बनाएंगे, पिच पर आगे बढ़कर मारेंगे, पर आपको सेटल नहीं होने देंगे और ये इस बंदे की सबसे बड़ी काबिलियत है। द फास्टेस्ट थिंग्स ऑन अर्थ, चीता, एयरप्लेन, स्पीड ऑफ लाइट, अभिषेक शर्मा बैटिंग इन T20 इनिंग्स। इस मैच में भी अभी के तूफान ने न्यूजीलैंड को पूरी तरीके से समेट दिया, जिन्होंने 35 बॉलों में 84 रन की पारी खेली, विच इंक्लूड 5 4 एंड 8 सिक्सेस, 240 का स्ट्राइक रेट। दिस इज जस्ट क्रेजी, जिसकी वजह से उन्होंने 5000 T20 रन्स बना लिए और ऐसा करने वाले वो यंगेस्ट इंडियन बन गए और उन्होंने पीछे छोड़ दिया शुभमन गिल को, जिन्होंने ये आंकड़ा 25 साल 252 दिन में पूरा किया था। एंड अभिषेक हैज डन इट इन 25 ईयर्स एंड 139 डेज। वैसे सच कहूं तो इनका साथ सूर्या भाई ने भी बखूबी निभाया और भले से उनको 23 पारियां हो चुकी हों एक 50 प्लस का स्कोर T20 में किए हुए, पर रियलिटी ये है कि इस मैच में जब उन्होंने 22 गेंदों पे 32 रन बनाए तो मुझे काफी अच्छे टच में नजर आए। हालांकि उनकी एक क्लियर वीकनेस आज मैंने थोड़ी सी देखी कि जब भी वो सामने वी के एरिया में मारने की कोशिश करते हैं, स्पेशली डाउन दी ग्राउंड, बहुत बार ऐसा होता है कि वो फील्डर के हाथ में सीधा गेंद देते हैं, वो कनेक्शन उतनी अच्छे तरीके से बैठता है नहीं। इस मैच में इसके जस्ट पहले एक शॉट उन्होंने खेला था जो कि फील्डर तक नहीं पहुंचा और फिर वही सेम शॉट रिपीट किया और इस बार सक्सेसफुली फील्डर के हाथ में गेंद पहुंचा दी। तो मुझे लगता है कि वहां पर हमारे कप्तान सूर्या को जरूर काम करने की जरूरत है। इसीलिए मैं तो सूर्या भाई को यही सजेस्ट करूंगा कि आपकी कलाइयों में नजाकत है तो आप उसे दिखाओ, जिसके पास नजाकत हो उसे ताकत दिखाने की क्या जरूरत, चाहे फिर बीच मैदान हो या फिर आपका बैट। नोटी उड़ा के बहन टीम इंडिया की इस पारी में सबसे बड़ी काबिलियत यही थी कि अगर आप सही 11 उतारते हो, आपके पास बैटिंग डेप्थ होती है, तो आपके पास लिबर्टी होती है कि आप अपने शॉट्स को हमेशा ऑन रखोगे और सारे बल्लेबाजों ने एग्जैक्टली यही किया। सूर्या के आउट होने के बाद फिर चाहे हार्दिक आए हो, उन्होंने अपने शॉट्स को ऑन रखा। 25 की पारी उन्होंने खेली, शिवम दुबे आते हैं, वो भी छोटा सा कैमियो खेल के जाते हैं और उसके बाद आते हैं रिंकू सिंह। जिस टीम के नंबर 7 और 8 बल्लेबाज रिंकू सिंह और अक्षर पटेल हो, उस टीम को बैटिंग डेप्थ को लेकर क्या ही दिक्कत होगी। रिंकू सिंह ने एक बार फिर से साबित किया कि अगर मैं हूं तो दिक्कत तो आप भूल ही जाओ। आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत बस मुझे ना खिलाना है। अगर मैं प्लेइंग 11 में रहूंगा तो आपकी टीम को कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। बेस्ट थिंग शाहरुख खान हैज गिवन टू इंडिया, स्वदेश चक दे इंडिया, रिंकू सिंह। गजब बेइज्जती है। भाई इट हैज बीन जस्ट 1 डे सिंस रिंकू सिंह हैज रिटर्न्ड इन द T20 साइड और भाई ने प्रूव कर दिया कि ही जस्ट बिलोंग्स हियर और आपने उनको टीम से हटाकर बहुत गलत फैसला लिया था। मैं ये बात मानता हूं कि मैं खुद कहता हूं कि जितेश शर्मा ने भी T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए शायद कुछ इतना गलत नहीं किया था कि आप उन्हें ड्रॉप करते, पर रियलिटी वही थी कि आपको अगर विकेट कीपर बल्लेबाज खिलाना था तो फिर जितेश शर्मा को खिलाना जरूरी बन जाता था। लेकिन अगर आपको एज अ फिनिशर रिंकू सिंह या फिर जितेश में से किसी एक को चूज करना था, इट वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी रिंकू सिंह, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने कभी कोई गलत किया ही नहीं। आखिर आप उन्हें ड्रॉप किस बेसिस पर कर रहे थे? एक ही आपके पास मजबूरी थी कि आपको विकेट कीपर खिलाना था और जब वो मजबूरी खत्म हो गई, रिंकू का आना बनता था और रिंकू आए और रिंकू पहले ही मैच में छाए। रिंकू सिंह फॉर इंडिया इन T20 आई 19th और 20th ओवर में अगर आप देखो 74 बॉल 213 रन 287 का स्ट्राइक रेट, 5 बार आउट हुए हैं, 42 की एवरेज, 14 चौके और 22 छक्के। सच कह रहा हूं भाई, ये बहुत ही क्रेजी आंकड़े हैं, पर इससे भी ज्यादा क्रेजी ये है कि ऐसे क्रेजी आंकड़े वाले बंदे को आप अपनी टीम से बाहर रखते हो। पर रियलिटी ये है कि जैसे ये बंदा टीम में आया, आपको आपकी टीम ज्यादा सेटल्ड नजर आ रही है, आपके मिडिल ऑर्डर पर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। 185 फॉर 6 होने के बावजूद भी आप 20 ओवर में 238 बना ले रहे हो और ऐसा फील होता है कि सडनली आपकी टीम हर तरीके से रेडी नजर आ रही है फॉर द बिग T20 वर्ल्ड कप। रिंकू की इस पारी में वैसे बहुत सुकून भरा हुआ था, पर सबसे बड़ा सुकून था जब डैरेल मिशेल को आखिरी ओवर में भाई ने 21 रन जड़ा। ऐसा लग रहा है कि भाई विराट भाई का बैट लेकर आते हैं तो विराट भाई का ही बदला निकाल रहे थे। मजा आ रहा था। वैसे तो न्यूजीलैंड की इस बॉलिंग में मार कुटाई के अलावा न्यूजीलैंड के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन अगर आप आरसीबी के फैन हो तो आपके लिए बहुत कुछ था, क्योंकि एक तरफ जहां पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को इंडिया वालों ने 238 रन तक पेला, तो वहीं पर जैकब डफी, जिनको आरसीबी ने एज अ बेस प्राइस में जॉर्ज हेजलवुड के बैकअप के तौर पर साइन किया है, उन्होंने सिर्फ 4 ओवर में 27 रन दिए थे विद एन इकोनॉमी ऑफ 6.8 और 2 विकेटें भी चटकाई। तो इस मैच के बाद अगर आप इंडिया के फैन हो तो आप खुश थे, पर अगर आप इंडिया और आरसीबी दोनों के फैन हो तो फिर तो कल तुम्हें वीडियोस देखने की जरूरत पड़ी नहीं है कुछ कांड करने के लिए, बिना वीडियो के ही तुम्हारा निकल गया होगा। अब
अब 238 के चेज में तो बच्चे बच्चे को पता था कि न्यूजीलैंड का कभी शायद कोई चांस था ही नहीं, पर जिस टीम की प्लेइंग 11 में डेवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र एक साथ खेले उनका तो वैसे ही चांस छीन लेना चाहिए। न्यूजीलैंड वालों, अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं तो चेन्नई के फैन से पूछ लो, तुमसे पहले ये टॉर्चर वो लोग देख चुके हैं और सह भी चुके हैं। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के पास अभी उनके प्रॉपर ओपनर्स फिन एलन और टिम साइफर्ट अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो बीबीएल में इंक्लूडेड है, लेकिन उसकी वजह से न्यूजीलैंड को इस मैच में काफी खामियाजा देखने को मिला। सीधी बात यह है कि आपकी टीम 239 का टारगेट चेस कर रही है और आपके एक रन पर ही 2 विकेट गिर जाए तो फिर आप वहां से कभी रिकवर कर नहीं सकते, और यही एग्जैक्टली न्यूजीलैंड के साथ हुआ। इस टीम में टॉप 3 में कुछ ऐसे खिलाड़ी खेल रहे हैं जिनकी T20 करियर को लेकर काफी बड़े क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद एक जना जो आपकी टीम में ड्रीम फॉर्म में है यानी कि डैरल मिशेल, उन्हें आप तब बैटिंग देते हो जब तक शायद मुकाबला ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो फिर कुछ खास समझ में नहीं आता कि आपकी टीम क्या कर रही थी इस पूरे चेज में। सिर्फ इतना समझ में आया गुजरात के फैंस को कि ग्लेन फिलिप्स को बेंच पर बिठाकर आखिर उन्होंने पिछले सीजन कितनी बड़ी गलती की थी। खैर इसीलिए इस बार जब मैंने गुजरात टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट 12 बनाई है तो उसमें मैंने ग्लेन फिलिप्स को जगह दी है जेसन होल्डर के ऊपर, और मुझे लगता है कि शायद अब गुजरात के फैंस को यह समझ में आ भी गया होगा कि यही उनके लिए ज्यादा बेटर फैसला होगा भी। सच कहूं तो न्यूजीलैंड की पूरी चेज में मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग था वो शिवम भाई का हेयर कट ही था। हेयर कट ड्यूरिंग इंटरव्यू आफ्टर गेटिंग द जॉब। भाई पक्का बता रहा हूँ, शिवम भाई अपने घर से आए थे और उनकी मम्मी ने ही उनका बाल झाड़ा था। सिर्फ मम्मी ही ऐसे बाल झाड़ कर भेजती हैं बाहर भाई। बात तो सही है। खैर जैसा मैंने बताया, न्यूजीलैंड के बैटर्स ने नीचे आकर अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर की कि वो चेस के आसपास रहें, पर जैसा हम सब ने बहुत पहले से देखा था कि दे वर नेवर इन दिस चेस, बहुत पहले ही वो पीछे छूट चुके थे। और स्पेशली जब आप पावर प्ले को कैपिटलाइज नहीं करोगे तो 238 की चेस को तो फिर आपको भूल जाना चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि हमारी सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि हमारे बल्लेबाज 220 प्लस बनाना जानते हैं, और फिर जब गेंदबाजी यूनिट में अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज आपकी टीम में हो तो फिर आप भागकर जाओगे कहां? कहीं नहीं जा पाई न्यूजीलैंड टीम और बहुत आसानी से भारतीय टीम ने उन्हें पूरे मैच में जकड़े रखा और इस मुकाबले को जीत लिया है। पहले T20 में भारत ने जीत के साथ शुरुआत कर दी है और उम्मीद है कि इस मोमेंटम को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ओडीआई सीरीज अपनी जगह है पर T20 वर्ल्ड कप के पहले ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का ये टेम्पलेट है। तो आप अगर हमारी बॉलिंग से नहीं फंसोगे तो बैटिंग से फंसोगे, बैटिंग से नहीं फंसोगे तो बॉलिंग से फंसोगे, और अगर इन सब से नहीं फंसोगे तो ऑलराउंडर्स भी तो हमारे कमाल के हैं, बच के आप जाओगे कहां? T20 का असली बॉस है यहाँ। अब न्यूजीलैंड जैसी टफ साइड से तो मैं हमेशा फाइट बैक की उम्मीद करता हूं, तो उम्मीद है भी कि अगले मैचेस में वो शायद बाउंस बैक करेंगे भी, पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि उस बाउंस बैक में भी हमारी टीम इंडिया किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। बिकॉज ये बात तो पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि तिलक वर्मा को इस टीम में ऐड कर दो और ये है हमारी T20 वर्ल्ड कप की टीम, और शायद ये भी सही है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। तो वर्ल्ड कप के पहले हमें जितनी फाइट मिले वो हमारी टीम इंडिया के लिए बेटर ही होगा टाइटल को डिफेंड करने के लिए, और न्यूजीलैंड जैसी टीम से बेहतर कोई शायद हो नहीं सकता आपको कंपीट करने के लिए। खैर आप लोगों को जितना कंपटीशन करना है आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर कर लो, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग मैच रिव्यूज हर मैच के बाद आप लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।